नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुक करते खबरों की और महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि गांव-गांव घूमकर महिलाओं के उत्थान और लोगों के मन में देश प्रेम की अलख जगाने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनके आदर्श विचार सदैव हमें महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर विज ने कहा कि राहुल गांधी को नहीं पता कि कश्मीर को क्या चाहिए। विज ने कहा कि अच्छा हो कि राहुल गांधी बयानबाजी करने की जगह वहां पर हो रहे विकास कार्यों को देखें। इसी के साथ उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के किसानों पर दिए गए बयान को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितना फायदा किसानों को अब मिला है उतना पिछले 70 सालों में नहीं मिला। किसानों को जितना फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन वर्षों में मिला है, उतना फायदा पहले के 70 साल में नहीं हुआ। एमएसपी में भी, मुआवजों में भी। हमारी सरकार पहले तो 2-2 रुपए के चेक जाया करते थे, हमने खुद देखे 2 रुपए के चेक, और तो हम मुआवजा भी अच्छा दे रहे हैं, एमएसपी भी अच्छा दे रहे हैं। तो हरियाणा के करनाल जिले के मधुबन में 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, जिसको लेकर बड़े जोर शोर से तैयारियां भी की जा रही है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। बीते दिनों ही गोहाना रैली में शाह नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी वजह से अब बीजेपी संगठन इस दौरे को लेकर बेहद संजीदा है। साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी अभी से ही एक्टिव मोड में आ गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर बीजेपी 2024 में उसी जीत को दोहराने के मकसद से तैयारी कर रही है। बीजेपी आलाकमान भी हरियाणा पर काफी फोकस कर रहे हैं। 8 सालों से हरियाणा की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी केंद्र नेतृत्व की कसौटी पर खरा उतरना चाहते हैं। मधुबन दौरे पर रहेंगे अमित शाह। करनाल दौरा अमित शाह का काफी अहम है, आपको बता दें कि और इसी को लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। कल करनाल दौरे पे रहेंगे अमित शाह। 2024 में चुनाव होना है, लोकसभा के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव भी 2024 में ही होगा, और इसी तैयारी को लेकर मौजूदा जो तमाम लोग हैं वो जुटे हुए हैं। प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और बीजेपी के साथ साथ तमाम विपक्षी दल के भी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि कल करनाल में अमित शाह का दौरा होगा। 2024 चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो अम्बाला सेंट्रल जेल में एक मोबाइल मिलने का मामला सामने आया, जिसकी एफआईआर बलदेव नगर थाने में दर्ज कर ली गई। साथ ही पुलिस जांच में भी जुट गई है। मामला पर अम्बाला एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने घटना की जानकारी पत्रकारों को दी और उन्होंने एक खास इन्वेस्टिगेशन टीम गठन करने की भी बात कही है। अजीब पिछले दिनों कुछ मोबाइल्स सेंट्रल जेल के अंदर बरामद हुए हैं और
हमने एक खास इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर रखा है जितने भी जेल के अंदर जो मोबाइल्स बरामद होते हैं उनकी तफ्तीश करने के लिए। तो ये केसेस भी उसी इन्वेस्टिगेशन टीम जो होगी हमारी उसको वही इसकी जांच करेगी। और पिछले दिनों में हमने ऐसे एक गैंग का भी खुलासा किया था जो स्पेसिफिकली ऐसे मोबाइल्स अंदर फेंकने का या पहुंचाने का किसी न किसी तरीके से वो काम करते रहते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही है। बता दें कि 14 फरवरी को मूर्थल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में होने वाले दौरे की तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मूर्थल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री 14 फरवरी को करनाल में होने वाले कार्यक्रमों के बाद मूर्थल यूनिवर्सिटी में जिला के बूथ लेवल बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि गृह मंत्री इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों को सेवा सहयोग के साथ आगे बढ़ने का भी मूल मंत्र देंगे। फरवरी को अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, लोकसभाओं का दौरा उनका होगा। पहले उनका एक सरकारी कार्यक्रम है, उसके बाद वो करनाल लोकसभा की कार्यकर्ताओं की एक बैठक करनाल में संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका एक सहकारिता का कार्यक्रम है। बाद में शाम के समय दोपहर बाद वो यहाँ सोनीपत के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को एड्रेस करेंगे, लोकसभा के कार्यकर्ताओं की। हमने सोनीपत लोकसभा में हमारे जो हर बूथ से एक पालक कार्यकर्ता होता है उसको आमंत्रित किया है। तो अंबाला में बिजली निगम के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता के फर्जी साइन करके सीएम विंडो की शिकायत का निपटारा कर दिया और इसमें सीएम विंडो के मेंबर भी संलिप्त पाए गए हैं। बता दें कि फर्जीवाड़ा उजागर होने पर पुलिस ने बिजली निगम के एसडीओ, सीए, एलडीसी और सीएम विंडो के मेंबर के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में बिजली निगम के कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। न्यू मॉडल टाउन में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली कर्मचारियों ने कहा कि जब तक पुलिस इस मामले में सही से जांच नहीं करती तब तक ये धरना जारी रहेगा। उन्होंने एसपी अंबाला से एफआईआर कैंसिल करने की भी मांग की। तो वहीं पर सर्कल सेक्रेटरी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने जो शिकायत में आरोप लगाए हैं वे सभी आरोप बेबुनियाद है। शिकायतकर्ता ने 10,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं, लेकिन उसमें कोई सबूत नहीं दिए गए हैं। बिजली निगम कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, अंबाला से तस्वीरें आपको देख रही हैं। एफआईआर कैंसिल करने की मांग बिजली कर्मचारी कर रहे हैं और बिजली कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जब तक एफआईआर को कैंसिल नहीं किया जाता धरना प्रदर्शन वो खत्म नहीं करेंगे। अंबाला की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। बिजली निगम कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। एफआईआर कैंसिल करने की मांग पर बिजली कर्मचारी अड़े हुए हैं। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण बोर्ड इस कार्यालय के सामने तमाम कर्मचारी बैठे हुए हैं। बिजली निगम कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा कि जब तक एफआईआर को कैंसिल नहीं किया जाता तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। मेरे कर्मचारियों के ऊपर एक झूठी एफआईआर की गई है और जो एलिगेशन लगाए गए वो सरासर गलत है। मेरा कर्मचारी दबाव के अंदर ड्यूटी कर रहा है। जो आज बिजली का कर्मचारी है बाहर नंगी तारों को छूता है, लाइव लाइन पे काम करता है। यदि इन ऐसे झूठे उपभोक्ताओं के द्वारा ऐसी झूठी कंप्लेंटें डाली जाएंगी तो मुझे अपने कर्मचारियों की जान का भी खतरा है कि कहीं इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। और रहा ये एफआईआर का जो झूठी एफआईआर है इसके विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन जब तक ये एफआईआर रद्द नहीं होती ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, मेरे संज्ञान में आया था कि एक पर्चा कुछ कर्मचारियों, एक एसडीओ साहब और कुछ कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया गया। हमारे पास एक प्राइवेट कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसके ऊपर जो एलिगेशंस थे उनके अनुसार जो भी जिन धाराओं के अंदर पर्चा बनता था वो दर्ज किया गया।
उनका बिजली विभाग का के जो एससी साहब हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने अपनी उनकी डेलीगेशन जो है अपनी बात रखना चाहता है। मांग तो एफआईआर रद्द करने की है। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि एफआईआर में जो 3 आरोप लगाए हैं, 3 आरोप झूठे हैं। पहला 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने का, बिना प्रमाण के एफआईआर कर दी गई, ना ही कोई रिकॉर्डिंग है, ना ही कोई गवाह है। दूसरा, पहले भी मैंने बताया जैसे कि आपको कि जो है झूठे साइन का आरोप लगाया गया कि उसने सीएम विंडो में कंप्लेंट डाली थी और उसका आरोप यह है कि यहाँ बिजली कर्मचारियों ने खुद झूठे साइन कर दिए। ये साइन की कॉपी मेरे पास मौजूद है और यहाँ बातचीत करने में पता लगा कि उस कंप्लेनेंट ने खुद यहाँ पे आके नकली साइन मार के चला गया। तो पानीपत के गांव गढ़ी नवाब में दूसरी शादी करते हुए पति को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ने का मामला सामने आया है। बता दें कि पंजाब के पटियाला के गांव मुरली में परमजीत सिंह अपनी दूसरी शादी रचाने पहुंचा था। बता दें कि महिला ने अपनी आंखों के सामने अपने ही पति को दूसरी महिला के साथ मंडप पर बैठा देखा तो महिला ने हंगामा कर दिया और डायल 112 को कॉल कर पुलिस बुलवा ली। बापोली थाना पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, मगर कार्रवाई के नाम पर पहली पत्नी पक्ष को देर रात 11 बजे तक थाने में बिठाए रखा और इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं बनती ये कहकर वहां से निकाल दिया। वहीं बापोली थाना प्रभारी ने कहा है कि इस मामले में पहले भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और हालांकि अभी तलाक के पेपर कोई भी पेश नहीं कर सका है। तो समालखा उपमंडल के गांव मालपुर से हम खबर आपको बता दें, जहां पर गांव में लगे शराब ठेके का विरोध करते हुए ग्रामीण एसडीएम अमित कुमार से मिले हैं और उन्होंने शराब के ठेके को हटाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि ठेके के पास आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल है, जिसमें स्कूल के आने जाने वाले विद्यार्थियों और आंगनवाड़ी में आने वाली महिला कर्मचारी को काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने कहा है कि ठेके की वजह से आए दिन वहां पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ग्रामीणों की मांग पर एसडीएम ने तुरंत संबंधित विभाग को मौके का मुआयना करने के लिए भी कहा और साथ ही एसडीएम ने जल्द ही ठेके को वहां शिफ्ट करने का आश्वासन दिया है। वहाँ पे जी दिक्कत आ रही है, लड़ाई झगड़े हुआ जी, इसलिए दुआ रहे हैं सर जी। वहाँ ना स्कूल में जावा लड़की तो पी के रोड़े हो जी वहाँ पर ठेके बैठा तो कुछ दुखा हुआ जी गाड़ी में। आंगनबाड़ी बता रहे हैं साथ में, आंगनबाड़ी भी है साथ में जी, स्कूल भी है, बीच में है ठेका। इनकी बुरा हाल है। हाँ बुरा हाल है। शहर मालपुर निवासी की ये शिकायत थी कि जो शराब का रिटेल आउटलेट है जिसको हम ठेका कहते हैं, वो आंगनवाड़ी से 30 मीटर की दूरी पर और स्कूल से 50 मीटर की दूरी पर खोला गया है, जो कि उचित नहीं है। वहाँ दिन प्रतिदिन झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और भी दिक्कतें आती हैं। इसका संज्ञान लेते हुए डीटी साहब को मैंने पर्सनली फोन कर दिया, शिकायत फॉरवर्ड कर दिया और उन्होंने अभी एरिया इंचार्ज को वहां भेज कर इस चीज की इंक्वायरी करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो पानीपत के गांव सोंधापुर में तंत्र क्रिया का मामला सामने आया है, जहां शमशान घाट में बच्चे की कब्र पर तंत्र किया गया। बता दें कि सोंधापुर में 7 महीने के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसे 2 नहरों के बीच बने शमशान घाट में दफनाया भी गया था। बीती शनिवार को तंत्र क्रिया का सामान फैला हुआ था और साथ ही कब्र को खोदा भी गया था। परिजनों के मुताबिक कब्र के आसपास तंत्र क्रिया का सामान रखा गया था। जैसे ही परिजन मौके पर पहुंचे तो तंत्र क्रिया करने वाले तांत्रिक वहां से भाग गए, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। भैया हमारे पे 112 पे फोन आया था, जो हमने देखा था कि यहाँ भाई ऐसे हवन वगैरह कर रखा है, जो हमने देख लिया एरिया जीआरपी के अंडर आता है। हमने इनको बोल दिया भी कंप्लेंट करनी हो तो इनकी 2-3 दिन पहले भी कंप्लेंट आई हुई है, हम उसमें कार्रवाई कर देंगे और कर रहे हैं। उसमें तफ्तीश जांच जारी है। सर बताया गया कुछ जादू टोना वगैरह? भाई जादू टोना तो हमें अलग अलग दृष्टिकोण है देखने का, वो कर रखा है नहीं कर रखा है, वो जो भी आगे कंप्लेंट करेंगे उस बेस पे कार्रवाई कर देंगे।
तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 में दिल्ली जयपुर स्थित दुर्घटना संभाव्य क्षेत्र बनीपुर चौक की, जहां पर अक्सर सड़क क्रॉस करते समय दुर्घटनाएं होती रहती है और लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले रोड क्रॉसिंग ओवरब्रिज का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। इस ब्रिज के बनने से रेवाड़ी से बावल आने के लिए अब लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्रॉसिंग ओवर ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। रेवाड़ी की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। करोड़ों रुपए की लागत से इस ब्रिज को तैयार किया जाएगा। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेवाड़ी से क्रॉसिंग ओवर ब्रिज कम बनने से जो दुर्घटनाएं हैं वो भी कम होगी, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो रोड क्रॉस करते हैं वो अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन क्रॉसिंग ओवर ब्रिज का काम शुरू होने के बाद लोगों की परेशानियों का समाधान भी होगा। रेवाड़ी में अब लोगों को असुविधा का सामना करना नहीं पड़ेगा। ओवर ब्रिज में करोड़ों का खर्च आएगा और काम भी अब शुरू हो चुका है। करोड़ों रुपए इस ब्रिज को बनने में लागत आएगी और जो लोग रोड क्रॉस करते हैं उनके लिए काफी सुविधा की बात रहेगी। इस ब्रिज को बनने के बाद रोड क्रॉस करने के समय दुर्घटनाएं भी बढ़ती है, लेकिन जब ओवर ब्रिज बन जाएगा तो दुर्घटनाएं भी कम होगी। क्रॉसिंग ओवर ब्रिज का काम रेवाड़ी में शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से ये ब्रिज बनकर तैयार होगा और लोग असुविधा से भी इस ब्रिज के बनने के बाद बच सकेंगे। काफी सुविधाजनक लोगों के लिए ये ब्रिज साबित होने वाला है। हालांकि इस ब्रिज को बनने में अभी समय लगेगा, लेकिन काम शुरू हो चुका है। देखो, जो हमारा मणिपुर चौक पर फ्लाईओवर बनना था वो ठीक है, थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अब उस पर काम शुरू हो गया और जल्दी ही ये मतलब बनकर तैयार होगा और जो असुविधा लोगों को क्रॉसिंग की थी वो अब समस्या खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो रेवाड़ी से सीधा बावल आने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और जो हमारी बसें हैं, जो रोडवेज की बसें जो जयपुर से आती हैं, उनको भी हमारा जो बस स्टैंड, इतना सुंदर बस स्टैंड बना है, वो बस स्टैंड भी हमारा आबाद हो जाएगा। तो जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगा। अब काम शुरू हो गया, काम चल रहा है। तो खबर भिवानी से, जहां स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छापेमारी के दौरान 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आईटीआई भिवानी के प्रिंसिपल अनिल कुमार यादव को रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों से नौकरी में बने रहने के लिए प्रति माह कर्मचारी से 2,000 रुपए की उगाही किया करता था। उगाही से तंग कर्मचारियों ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हिसार को शिकायत देकर इसे रंगे हाथों पकड़वाया है। भिवानी जो आईटीआई में HKR आलम के तहत नौकरी करता है, उसका मेरे पास फोन गया था। यदि मेरे से कोई आदमी रिश्वत मांग रहा है, आप भिवानी आकर आओ, मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ। सभी बात मैं भिवानी आने पर आपको बताऊंगा। तो मैं उसके टेलीफोन की सूचना पर यहाँ भिवानी विजिलेंस आया और विकास भी यहाँ आ गया। फिर विकास ने हमारे को उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाई। आरोपी जो था उससे पैसे मांग रहा था, अनिल कुमार, प्रिंसिपल आईटीआई भिवानी, और हमारे को शिकायत दी। तो खबर फरीदाबाद से, जहां पुलिस ने नकदी जेवरात की लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बता दें कि एरिया के एक मकान में 2 नकाबपोश बदमाश जबरदस्ती घर में घुस गए थे। आरोपियों ने अवैध पिस्तौल और चाकू की नोक पर
औरत और उसके 2 बच्चों को मौत का भय दिखाकर घर से ज्वेलरी और नकदी लूटकर फरार हो गए। दोनों बच्चों और औरत को बाथरूम में बंद भी कर दिया गया, साथ ही टेलीविजन की आवाज फुल करके वहां से फरार हो गए थे। आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा, साथ ही चोरी किए गए गहने बरामद किए जाएंगे और अन्य जेवरात के बारे में भी पता लगाया जाएगा। धारा 392 34 आईपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदरणीय सीपी साहब फरीदाबाद श्री विकास अरोड़ा तथा डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा के दिशा निर्देशों का कार्य करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच 30 ने महिलाओं को घर में अकेला पाकर डकैती करने वाले एक गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इसके अंतर्गत दिनांक 4/2/2023 को शाम को करीबन 9-10 बजे सेक्टर 55 एरिया में एक घर में अकेली महिला को पाकर 2 नकाबपोश बदमाश घर में घुसते हैं। उनको पिस्टल और चाकू दिखाकर मौत का भय दिखाकर उनको धमकाते हैं और बाथरूम में बंद करके घर में रखी हुई ज्वेलरी व पैसे लूट के ले जाते हैं। के गांव हसनपुर में क्रूजर और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई है। कार में सवार पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि क्रूजर गाड़ी में सवार 10 से 12 सवारी भी घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि इलाज के दौरान कार सवार युवती की मौत हो गई। डॉक्टर ने 5 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई भी शुरू कर दी, साथ ही युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सड़क दुर्घटना में एक लड़की खुशबू डॉक्टर ऑफ शैलेंद्र आरो भोसड़ी की मौत होगी और जिसका नियम अनुसार से पोस्टमार्टम जज से कराया जा रहा है। तो उस घर में 10-12 उसमें से घायल कितने? अच्छा, उनको थोड़ी चोटें लगी। कितने हैं उनमें से घायल? 4। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।